नहीं, पर एक आंकड़ा मैं उनके पक्ष की तरफ से आपकी तरफ रखता हूं। सच्चर कमेटी के अगर हम आंकड़े उठाते हैं, ठीक है, और मुसलमानों की बात करते हैं, तो दिखता है कि लिटरेसी रेट जो है मुसलमानों का गुजरात में, वो बाकी राज्यों से और कांग्रेस शासित राज्यों से ज्यादा है। 73.5% मुसलमान गुजरात के शिक्षित हैं, ये सच्चर कमेटी कहती है। पर कैपिटा इनकम ज्यादा है मुसलमानों का अर्बन एरियाज में, 875 रुपए है, नेशनल एवरेज 804 रुपए है। और पश्चिम बंगाल से कंपेयर कीजिए, किसी भी महाराष्ट्र से कंपेयर कीजिए, वहां पर गवर्नमेंट जॉब्स मुसलमानों की ज्यादा है। तो ये जो कांग्रेस बार बार दिखाती है, दर्शाती है कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है मोदी के राज में, आप ही की सरकारी आंकड़े दिखाते हैं कि ऐसा सच नहीं है। गुजरात में 182 विधायक हैं, उनमें से कितने मुसलमान हैं बताइए? क्यों नहीं दी टिकट अमित शाह साहब? बताइए मुझे। आप ही थे मुसलमान कह रहे हैं 182, पर आपने घुमा दिया। वो तो मैं पूछूंगा उनसे। नहीं, मैं पूछूंगा उनसे, आप घुमा नहीं सकते ना, ये भी तो हकीकत है। आप दर्शाते हैं कि गुजरात का मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तो दीजिए, इसका जवाब दूंगा। दीजिए। जहां जो मोटे तौर से आर्थिक स्थिति बेहतर है, वहां मुसलमानों की स्थिति भी बेहतर होती है। जब सच्चर कमेटी, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट भी कमजोर है, वो भी तो मतलब ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट हुई ना। जब सच्चर कमेटी निकली थी, मैंने इसका एक विश्लेषण किया था। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में मुसलमानों की स्थिति बेहतर है, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन जो है, वहां लिटरेसी रेट हो या आर्थिक विकास का दर आप देखें, वहां ज्यादा है और फायदा सबको पहुंचा गया। पर पश्चिम बंगाल ने आपका उदाहरण दिया। पश्चिम बंगाल तो कांग्रेस राज्य नहीं है, पर आप महाराष्ट्र में देखिए ना। महाराष्ट्र में दक्षिण भारत की तुलना में उतना विकास नहीं हो पाया है जितना कि तमिलनाडु या केरल या आंध्रा या कर्नाटक में दिखाई दे रहा है। जब मोटे तौर से ये विकास होता है तो मुसलमान भी उसमें, पर नजरिए की भी तो बात है कि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट कमजोर है तो वो मोदी की गलती है। मुसलमान अच्छा कर रहा है तो उसका मोदी से कोई लेना देना नहीं। राहुल जी, मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं ना। 182 विधायकों में से कितने मुसलमान नहीं, मैं 182 नहीं, अमित शाह साहब। राहुल जी, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं। गुजरात का चुनाव आ रहा है या देश का आ रहा है? पर आप ही तो गुजरात के मॉडल। मैंने कभी नहीं कहा, आपने ही शुरू किया। मैंने कभी नहीं कहा, आप ही तो कर रहे हैं। चुनाव आ रहा है देश का। देश की जनता निर्णय करने जा रही है 10 साल के यूपीए के शासन के आधार पर। यूपीए को जवाब देना है महंगाई का, यूपीए को जवाब देना है करप्शन का, यूपीए को जवाब देना है संवैधानिक संस्थाओं के ह्रास का, यूपीए को जवाब देना है असुरक्षित सीमाओं का, यूपीए को जवाब देना है महिलाओं की सुरक्षा का, यूपीए को जवाब देना है दृढ़ राजकीय इच्छा शक्ति के अभाव वाली परफॉर्मेंस का, यूपीए ने जवाब देना है 2 सत्ता के केंद्रों का, और यूपीए ने जवाब देना है उनका नेता कौन है इसका। इसके आधार पर आने वाले दिनों में चुनाव होने जा रहा है। मुझे लगता है राहुल जी कि आप पूरे डिस्कशन को धीरे धीरे गुजरात की ओर ले जा रहे हो। मेरा एक विनम्र आपसे निवेदन है, गुजरात का जब चुनाव आएगा तब इस पर भी डट कर चर्चा करेंगे, डट कर जवाब आप देंगे। पहले जयराम जी ये जवाब दे कि इतने सारे घपले हो चुके। आपको हर सवाल जो आपने उठाया है, हर सवाल का जवाब जी कृपया दे दीजिए। जरूर, अभी तो नहीं मिलेगा, पर आपको जरूर चुनाव प्रचार में मिलेगा। जो सवाल उठाए हैं वो हमारा कर्तव्य बनता है। जो सवाल आपने उठाया है, ये कई लोग उठा रहे हैं, ये है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उठा रहे हैं, कई लोग उठा रहे हैं। नहीं, और हम जरूर इन सवालों का जवाब, तगड़ा जवाब हम देंगे। पर आपको भी जवाब देना होगा। अमित शाह, हम भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं, हम भी देंगे। आप लोग तो झूठ को सच साबित करने में लगे हैं। असली सच क्या है, असली बात क्या है, उसको सवाल जब उठाया जाता है। झूठ सच साबित कर रहे हैं। अब अगर आप मिसाल के तौर से आप मुझे पूछें तो बार बार ये कहा जा रहा है कि एसआईटी ने नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट दी थी। क्या ये वाकई में क्लीन चिट दिया है? एसआईटी ने कहा क्या है? किसी ने एसआईटी का रिपोर्ट पढ़ा है? पढ़ा है। एसआईटी ने कहा क्या है, क्या टिप्पणियां की हैं मुख्यमंत्री के भूमिका पर? एक बहुत सीमित कानूनी नजरिए से उन्होंने देखिए, कार्यक्रम पूरा देश देख रहा है। आप कृपया, मैंने आपको कभी ठोका नहीं, एसआईटी की टिप्पणियां सोहराबुद्दीन पर बात करें, सोहराबुद्दीन पे भी बात करेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सुनिए, मैं सीमित
कानूनी नजरिए से एसआईटी ने कहा है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। वो एसआईटी ने ये कहा। और इसके अलावा एसआईटी ने बहुत कुछ और टिप्पणियां की हैं और न्यायालय प्रेमी जो एमिकस क्यूरे होता है उसका रिपोर्ट तो नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है मुख्यमंत्री की भूमिका पर, उस पर तो कोई बात नहीं होती है। तो देखिए ये सब हमने सवाल उठाया आपसे, आप जवाब देंगे। आपने सवाल उठाया हमसे, हम जवाब देंगे। मैं अभी जवाब देता हूं। प्रचार है। मैं चुनाव प्रचार में जाना नहीं चाहता, मैं पूरे ऑडियंस को अभी जवाब देता हूं। एमिकस क्यूरी की टिप्पणियों को कंसिडर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसआईटी खुद निर्णय करे। एसआईटी ने एमिकस क्यूरी की टिप्पणियों को ध्यान में लेने के बाद कहा है श्री मोदी पर कोई मुकदमा नहीं बनता। इसको चैलेंज किया गया कोर्ट में। कोर्ट ने भी कह दिया कि एसआईटी का फैसला ठीक है, मोदी पर कोई मुकदमा नहीं बनता है। इसको अगर क्लीन चिट नहीं मानते हैं, एसआईटी के शब्द मैं जानता था कि आप एसआईटी का उठाएंगे। एसआईटी के क्या शब्द हैं अमित जी? एसआईटी ने कहा है, एसआईटी हैज हेल्ड while there is evidence and many of the allegations made in the Zakia Jafri complaint are true and correct in its own assessment, this evidence is not prosecutable. It is not prosecutable. नहीं। Therefore, the SIT holds him responsible for unlawful acts and acting with a criminal mindset, even if they conclude that the material is not prosecutable. नहीं, ये जो मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। नहीं, ये बात सही है। मैं जरा भी सुन लीजिए जयराम जी, एसआईटी ने और एमिकस क्यूरे का रिपोर्ट एविडेंस आज भी सुप्रीम कोर्ट में है। सब लोग जानते हैं एमिकस क्यूरे को, और आप एमिकस क्यूरे को कह रहे हैं कि हम उस रिपोर्ट को नजरअंदाज करेंगे। एमिकस क्यूरे को नियुक्त हमने नहीं किया था, कांग्रेस ने नहीं किया था, न्यायालय ने किया था। वो न्यायालय प्रेमी है, वो कांग्रेस एमिकस क्यूरे नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के एमिकस का जवाब भी। अब आप मुझे सुनेंगे? एसआईटी ने जिस एविडेंस की बात की है वो एप्लीकेंट के मतलब जो फरियाद जिन्होंने दी है जाफरी के स्टेटमेंट की बात करी। इसके अलावा एक भी एविडेंस नहीं है। लीगल टर्मिनोलॉजी में स्टेटमेंट एविडेंस होता है सिर्फ जाफरी के। मगर एसआईटी ने साथ में भी कहा है, ये भी कहा है कि प्रोसिक्यूट करने लायक कोई एविडेंस नहीं सिर्फ जाफरी केस में। हाँ, सिर्फ जाफरी केस नहीं, जाफरी केस नहीं, जाफरी की कंप्लेंट को आपने पढ़ा ही नहीं। जाफरी ने ये आरोप लगाया है, जाफरी ने ये आरोप लगाया है, एक केस के लिए नहीं कहा है। उन्होंने 8 केस जिसमें बड़े हादसे हुए थे, वो टोटल कॉन्स्पिरेसी है, इस तरह का आरोप लगाया था। और उसमें स्टेट मशीनरी के 60 बड़े बड़े अफसर और मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर सब लोग इन्वॉल्व है, इस तरह का आरोप लगाया था। एक माने में पूरा जांच आयोग की जांच हो, इस तरह से इसको जांचा गया। एसआईटी बनाने में गुजरात सरकार का कोई रोल नहीं है। एसआईटी को अपॉइंट करके उसके कार्यक्षेत्र को तय करने में गुजरात सरकार का कोई रोल नहीं है। गुजरात सरकार का एसआईटी में कोई दखल नहीं है। एसआईटी का रिपोर्ट एक सील कवर में सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, जिसमें एसआईटी कहती है कि हमारे पास कोई प्रोसिक्यूट कर सके इस तरह के एविडेंस नहीं है। बाद में सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होने के बाद कहती है कि कायदे के हिसाब से आप इसको कॉम्पिटेंट कोर्ट में दायर करिए, और स्वतंत्रता है कि वो इसको चैलेंज कर सके। स्वतंत्रता है। उन्होंने चैलेंज भी किया, और चैलेंज करने के बाद अब लोअर कोर्ट ने भी निर्णय कर दिया कि मोदी के खिलाफ प्रोसिक्यूट करने योग्य एक भी एविडेंस नहीं है। इसके बाद में भी कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही है। इसी को कहते हैं पोलराइजेशन। लोअर कोर्ट कहाँ है? इसी को कहते हैं पोलराइजेशन। लोअर कोर्ट कहाँ है? लोअर कोर्ट कहाँ है? अहमदाबाद में। लोअर कोर्ट कहाँ है? अहमदाबाद में। ठीक है, बस जयराम जी, सवाल का जवाब मिल गया। जयराम जी, आप केंद्र सरकार के मंत्री है, आपको मालूम है नहीं है? नहीं, आप सुनिए तो, आपको मालूम नहीं है इस देश का लीगल स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में चलता है। सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में हाई कोर्ट चलती है, हाई कोर्ट के तत्वाधान में लोअर कोर्ट चलते हैं। कोर्ट के कामकाज में न आपकी न मेरी किसी भी सरकार की कोई दखल नहीं हो सकती। आप बातों को घुमा
फिराकर गुमराह मत करिए। इससे घपले का प्रश्न नहीं टाला जा सकेगा, इसके मुद्रास्फीति का प्रश्न नहीं टाला जा सकेगा, इससे डॉलर और रुपये का रिश्ता नहीं टाला जा सकेगा, इससे नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट का प्रश्न नहीं टाला जा सकेगा। प्लीज मुद्दों पे आ जाइए। जनता हिंदू और मुस्लिम के मुद्दों से काफी आगे निकल चुकी है। आज भी आप वो मुद्दे को लेकर चुनाव को पोलराइज करना चाहते हैं। अमित भाई, असली एजेंडा तो आपका वही है। अमित भाई, असली एजेंडा तो आपका वही है। अच्छा, अब ये तो जीडीपी, ब्लैक मनी, मुद्रास्फीति, ये तो एक मुखौटा है आप लोगों का। सबसे ज्यादा जनादेश परफॉर्मेंस के आधार पर किसी एक पार्टी की सरकारों को मिला है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को मिला है, कांग्रेस पार्टी की सरकारों को नहीं मिला है। और वो सब जगह पे, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो, गोवा हो, हमें विधानसभा की, वहां हमारी ही पार्टी काम कर रही है भैया। 2003 में भी यही नतीजा निकला था अमित जी। 2003 में हम मिजोरम भी हार गए थे। अमित शाह, मिजोरम भी हार गए थे हम 2003 में। इंडिया शाइनिंग था। और 2004 में सरकार किसकी बनी सब लोग जानते हैं। एक तरफ कानून है, कोर्ट कचहरी है अमित शाह साहब, दूसरी तरफ मानवता है। और मानवता को आधार बना के मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, और वो ये कि दंगा पीड़ित जो इलाके थे गुजरात के, उन दंगा पीड़ित इलाकों में जो भी हुआ, जिसने भी किया, ठीक या गलत किया, किसकी गलती, वो सब अलग चीज है, लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते क्या नरेंद्र मोदी की ये जिम्मेदारी नहीं कि वो जाके कम से कम दंगा पीड़ित लोगों से मिले? एक दफा भी उन जगहों पर नहीं गए जहां सबसे ज्यादा दंगे हुए। अच्छा किया आपने सवाल पूछ लिया। सुबह से ये सवाल आप भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को पूछ रहे हैं। मैं आपको स्पष्टता देना चाहता हूं कि जब दंगा हुआ तब इधर और साइड के दंगा पीड़ित कैंप में थे। मोदी जी ने 8 मुस्लिम कैंपों का विजिट किया था और 7 हिंदू कैंपों का विजिट किया था। उस वक्त वो राहत शिविरों में जितने भी माइनॉरिटी के लोग थे सबको मिले थे। 3-3 घंटों का विजिट है, इसका रिकॉर्ड उपलब्ध है। मगर एक अपप्रचार चलाया जाता है कि मोदी ने माइनॉरिटी दंगा पीड़ितों से मुलाकात नहीं की। और मैं जो कहता हूं राहुल जी, ये रिकॉर्ड की बात है, कोर्ट के सामने है। आरटीआई भी आप डाल सकते हैं, इसमें तो आरटीआई की भी जरूरत नहीं, मुझे एक फोन कर दीजिएगा, मैं ही दे दूंगा आपको रिकॉर्ड। और इसमें चीफ मिनिस्टर की लॉग बुक से लेकर उनके सिक्योरिटी पर्सोनल की लॉग बुक से लेकर वहां क्या क्या हुआ उसकी मिनट तक सब चीजें उपलब्ध। और उनके ऑफिस से 3 किलोमीटर दूर गुलबर्ग कांड घट रहा है। पर जयराम साहब, क्या कह रहे हैं आप? 2000 नहीं, आपके पास आप आइवरी टावर में जीते हैं। नरेंद्र मोदी की ऑफिस से कम 30 किलोमीटर दूर गुलमर्ग है, जहां वहां कैंप था, वहां से 3 किलोमीटर। कैंप तो बाद में बने, कैंप तो बाद में बने भैया। दंगे के बाद कैंप, जहां मुख्यमंत्री रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं, वहां से 3 किलोमीटर दूर गुलबर्ग कांड घट रहा है भैया। मुख्यमंत्री को नहीं, आप देखिए, आप कि वो जाके देखें। और ये एक पूर्व सांसद थे, उनको जलाया गया। आप सच नहीं बोल रहे हैं। क्या बात है? आप सच नहीं बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री की ऑफिस से गुलमर्ग 30 किलोमीटर दूर है। कैंप ऑफिस अभी जी मैं कह रहा हूँ। कैंप ऑफिस नहीं था मुख्यमंत्री का, कोई अपने घर से संचालन, रिव्यू मीटिंग हो रही, कोई कैंप ऑफिस नहीं था। पर जयराम साहब, 2002 पे तो आप इतने सवाल खड़े करते हैं, इतने आग बबूला हो जाते हैं। राहुल गांधी ने हाल में इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि 84 के दंगों में कुछ कांग्रेसी जिम्मेदार थे, कुछ कांग्रेसी इन्वॉल्व थे। मुझे बता दीजिए कौन सा कांग्रेसी अब तक पनिश हुआ है 84 के दंगे में? मोदी के ट्रैक रिकॉर्ड पे तो आप तमाम सवाल खड़े करते हैं, क्या वही सवाल आप पे नहीं लागू होते? बिल्कुल लागू होता है, तो लागू होता है। 84 के दंगे को कोई समर्थन नहीं कर सकता, वो नरसंहार था और इसमें कोई किंतु परंतु के कहने की कोई जरूरत। अब तक कोई दोषी क्यों नहीं ठहराया गया? सुनिए ना, एक बात सुनिए। हाँ बताइए। एक बात सुनिए। इंदिरा जी को कहा गया था आप अपने सुरक्षा बलों को बदलाव कीजिए, आपके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको बदलिए। ये सवाल का जवाब उन्होंने नहीं बदला। पर ये सवाल का जवाब नहीं, विचारधारा की बात कर रहा हूं मैं। 2002 के दंगों का विचारधारा एक द्वेष और घृणा का विचारधारा था। जो 84 में हुआ वो गलत था, उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता है, वो नरसंहार है। और जो दोषी हैं खुद राजीव गांधी जी ने, एक सेकंड आप मुझे सुन लीजिए, आप गलत बोल रहे हैं। मेरी विचारधारा नरसंहार नहीं था। नहीं, मेरी विचारधारा को गाली देने से पहले आप समझ लीजिए, खुद राजीव गांधी ने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है
तब धरती हिलती है। बड़ा पेड़ मतलब इंदिरा जी और धरती मतलब बेचारे सिख। नहीं, देखिए मैंने तो आपने सवाल मुझे उठाया 84 के बाद, 84 आपने जिसका जवाब नहीं दिया। मैं दे रहा हूं। मैंने कहा कि कोई अगर कांग्रेसी, राहुल गांधी खुद मानता है कैमरे पे कि कांग्रेसी इन्वॉल्व थे, अब तक एक कांग्रेसी दोषी नहीं पाया गया। हमारे अध्यक्ष ने भी गोल्डन टेम्पल में 7-8 साल पहले माफी भी मांगी थी। हमारे प्रधानमंत्री, माफी और इंसाफ में फर्क है। नहीं, एक माफी मांगना पहले, उसके बाद इंसाफ दिलवाना दूसरा चरण। और अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं क्यों कांग्रेसियों को जो दोषी ठहराए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है, वो सही सवाल है। और राहुल गांधी जी ने खुद स्वीकारा है। देश का वही कानून है जो कहता है मोदी के खिलाफ, तो मोदी के खिलाफ क्या कार्रवाई, सजा कहाँ होती है? नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक ये वही बात हो गई कि आपका दंगा मेरे दंगे से खराब कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है। माया कुंडानी किस सरकार की मंत्री थी? किस सरकार की मंत्री? नहीं तो उनको सजा हुई है। अरे बाप, गुजरात में ही हुई है सजा। माया कोडनानी को गुजरात में ही सजा हुई। किसके प्रोत्साहन से उनको मंत्रिमंडल में रखा गया? वो भी कोर्ट में सिद्ध करना होगा। सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर कौन सी पार्टी के हुए? सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर और किशन लाल भगत किसके प्रोत्साहन से काम कर रहे थे? जगदीश टाइटलर किसके प्रोत्साहन से? कोई भी, मैं नाम नहीं किसी का नहीं लेना चाहता हूँ। नहीं, आपने माया कुंडानी का नाम लिया। कोई भी हरकिशन जी भगत नहीं रहे हैं, पर सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर आज भी राजनीति में है। अगर उनके खिलाफ कुछ साबित किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हम क्यों हंसते? मोदी भी तो वही कहते हैं कि कुछ साबित हो जाए मेरे खिलाफ कार्रवाई। मोदी ने कभी 2002 के लिए माफी मांगी है? क्यों नहीं मांगी? अमित शाह साहब कभी माफी मांगी है? देखिए, इस पर कई बार स्पष्टता हो चुकी है। बार बार ये सवाल बिना वजह उठाया जा रहा है। मोदी जी ने स्पष्ट कहा है और मेरी पार्टी का यही मत है कि अगर अपराध किया है तो माफी इसका परिमार्जन नहीं है। सीआरपीसी के हिसाब से सजा होनी चाहिए। नहीं, पर फर्क है। सुन लीजिए, मुझे सुन लीजिए। अगर अपराध हुआ है तो माफी इसका परिमार्जन नहीं है, सीआरपीसी के हिसाब से सजा होनी चाहिए। अपराध अगर इसी बात को ले ले, दंगे हुए राजीव गांधी के समय पर, ये बेचारे उस वक्त मनमोहन सिंह जी कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री में किसी पद पर काम करते थे, अब जाकर उनको पकड़वा कर माफी मंगा दी। इस माफी का कोई मतलब है क्या? इस माफी का कोई मतलब है? मनमोहन राजीव गांधी जी तो गए ऊपर। गलत है, सुनिए ना। सोनिया गांधी है, अमित जी सुनिए, सोनिया जी यहाँ पर है। मनमोहन सिंह जी ने माफी मांगी सदन में, लोकसभा में 2005 में। इससे क्या फर्क पड़ जाता है? वो तो बेचारा फाइनेंस सेक्रेटरी था। 1999 में सोनिया राहुल जी, मुझे राहुल जी, मेरा एक निवेदन है को तैयार नहीं है कि आप यूपीए कार्यकाल के परफॉर्मेंस पर प्लीज डिस्कशन को ले आइए। मैं चाहता हूं जीडीपी, गुजरात शायद नहीं, गपले, हमारे महंगाई, भूल जाइए, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता भूल जाइए, पोलराइजेशन भूल जाइए, मुजफ्फरनगर भूल जाइए। पोलराइज मैं नहीं करा। आज भी डिबेट को आपने पोलराइज किया है, मैंने नहीं करा है। आपने ही पोलराइज किया है। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि चुनाव पोलराइज हो। कांग्रेस पार्टी हम नहीं चाहते चुनाव पोलराइज हो। और अगर मैं कह देता हूं कि चुनाव आप पोलराइज करना चाहते हैं तो भी हारेंगे, और चुनाव अगर मुद्दों पे जाता है तो भी आप हारेंगे। आपका हारना तय है। देश ने परिवर्तन तय कर लिया। अमित शाह साहब, मैं भविष्यवाणी में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, पर यह बात मैं भविष्यवाणी नहीं करता भैया। मैं लोगों के बीच में रहता हूं। मैं कोई 5 स्टार एक्टिविस्ट नहीं हूं। लोगों के बीच में काम करता हूं और जनता की भावना को जानता हूं। तो मैं यही कहूंगा कि जो आपने सवाल उठाया है, आप कह रहे हैं कि हम पोलराइज कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जनता को नरेंद्र मोदी और अमित शाह का असली चेहरा दिखाई दे। क्या है असली चेहरा? आपको दिख तो रहा है चेहरा, इनका असली चेहरा? भाई साहब, फेक चेहरा नहीं, असली एनकाउंटर होना चाहिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह से। फेक एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। जयराम जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे पर तो आरोप भी लगे, कोर्ट में से उसका जजमेंट भी लेकर आए, मगर मेरा ये कहना है कि जनता की अदालत ने आप पे जो आरोप लगाए हैं उसका तो आप डिस्कशन ही करना नहीं चाहते। क्यों भाग रहे चर्चा से? मेरिट की चर्चा से कांग्रेस पार्टी क्यों भाग रही? क्यों महंगाई की बात नहीं करती?
क्यों दामों की बढ़ोतरी की बात नहीं करती? करते हैं, क्यों कर रहे हैं। विकास दर की बात नहीं हो रही है? आपके सवालों का क्यों जवाब नहीं रहा है। भ्रष्टाचार की बात नहीं रही? ये बात सही नहीं। आप बार बार नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के चरित्र पर सवाल खींच रहे हैं। जो आपकी सरकार का परफॉर्मेंस है, क्या उसका लेखा जोखा मायने नहीं रखता? बिल्कुल, जो घोटाले हुए, उस पर चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। उसके लिए चर्चा करने के लिए आपने चर्चा तो की नहीं। 45 मिनट तो आपने एक और बार हमें बुलाइए। नहीं तो हमने आपको उसी पर हम बात करेंगे, जीडीपी पर बात करेंगे, इन्फ्लेशन पर बात करेंगे। तो अब की बार क्यों नहीं किया आपने? अभी वक्त हो गया है। एक घंटा आपको कुछ सवाल अभी मुझे निकलना नहीं हुआ। जयराम जी, ये सेशन खत्म नहीं हो सकता। जयराम जी प्लीज, देश की जनता चाहती है कि सवाल लेंगे, सवाल लेंगे, फ्रैंकली एक्सेप्ट कर लीजिए, इसके जवाब नहीं। सवाल लेंगे हम जनता से। इतना जल्दी जयराम जी जा नहीं सकते। आए हैं मंच पर, बहुत हाथ खड़े हैं। आप दोनों माननीय हैं हमारे लिए और आज तक को मैं बधाई का पात्र बनाता हूं। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। सवाल पूछिए, वक्त कम है। जयराम जी को क्या रमेश जी ये आज आश्वासन देंगे सबको कि आने वाले समय में जिन्होंने गुनाह किया था, जिनकी वजह से कई घर बर्बाद हुए सिख कम्युनिटी के, क्या उनको आश्वासन देंगे कि उनको सजा दी जाएगी? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए। अभी तक ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। अभी तक ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। मैं कोर्ट में डेट इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। आपने मुझसे सवाल पूछा, सीधा सवाल, मैं आपको सीधा जवाब दे रहा हूं। आप पूछिए सवाल, आप पूछिए। देखिए, मैं जब यहाँ आया था, मैंने राहुल को कहा था मुझे 7:45 को निकलना है, क्योंकि 8 बजे को मुझे तेलंगाना पर एक बैठक है। मुझे अभी निकलना है। 8 बजे नहीं, अभी 8 बजने वाले हैं, मुझे जाना नहीं बजे। अभी 8, आपने 8 बजे कहा था, 8 बजे 5। और अनुराग ठाकुर और किरण का सवाल जवाब देने के लिए नहीं आया हूँ। हाँ पूछिए। मेरा सवाल अमित शाह साहब से, जो गुजरात में हुआ है उसको तो सब भूल जाते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तो वो मुसलमानों के लिए उनका फ्यूचर प्लान क्या है? वो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को क्या करेंगे आज? भैया, मेरी पार्टी सबके समान विकास में विश्वास करती है। जब एक गांव में बिजली पहुंचती है, उसका फायदा हिंदू को भी मिलता है, मुसलमान को भी मिलता है। एक गांव में पानी मिलता है तो इसका फायदा हिंदू को भी मिलता है, मुसलमान को भी मिलता है। और जब स्कूल पहुंचता है तो उसका फायदा हिंदू को भी मिलता है, मुसलमान को मिलता है। मैं नहीं चाहता कि विकास हिंदू या मुसलमान के आधार पर हो। हम नहीं चाहते सरकारें हिंदू या मुसलमान के आधार पर चले। ये हमारा पॉलिसी है। पर अमित शाह साहब, खत्म करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। हाँ पूछिए। तो पत्रकार हो यार, आप तो रोज सवाल पूछते रहते हो हम लोगों से। पूछिए अशोक जी, पूछिए। आप भी लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते राहुल गांधी के विचार, तो कैसे 2014 में वो लीड करेंगे? आपको लगता है कि मोदी को टक्कर नहीं दे पाएंगे इन विचारों के साथ? वो देखिए, वो युवा नेता हैं, उनकी उम्र कम है। नरेंद्र मोदी जी की तुलना में 20 साल वो केजरीवाल के बराबर के, केजरीवाल से भी 2 साल कम है। तो युवा नेता है। वो हमारे राजनीति के मैराथन मैन है। 100 मीटर राजनीति को 100 मीटर स्प्रिंट मत समझिए, एक मैराथन भी है। हम अभी 2014 के चुनाव लड़ रहे हैं, पर जो राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, संगठन की बात कर रहे हैं, संगठन में परिवर्तन लाने की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ 2014 के चुनाव के नजरिए से मत देखिए, वो एक दीर्घ लंबी समय से देखेगा। 2019 और चुनाव के नजरिए से भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि संगठन को मजबूत करना, और हमारा ये हम लोग स्वीकारते हैं कि कई राज्यों में हमारा संगठन कमजोर है। अमित शाह खत्म करने का वक्त है। अशोक, आपका सवाल हो गया। बहुत जरूरी सवाल है। नहीं राहुल जी, खत्म करने के लिए पहले मैं 5 मिनट बात करना चाहूंगा। जयराम जी को बैठाइए ना। जयराम भाई ठीक है, जयराम भाई 5 लग रहा है मैदान छोड़ के जा रहे हैं। 5 मिनट कमर्शियल बहुत हो गया अमित जी। कमर्शियल तो बहुत हो गया। एक सवाल मैं आपसे, मैं मुद्दे का आधार पर ही बात करना चाहता हूँ। गुजरात नहीं, या तो राहुल जी, मेरा एक रिक्वेस्ट है, जयराम जी अगर जाते हैं तो मैं बाद में 5 मिनट बात। हाँ, वो हो सकता है। इतना चलिए, ठीक है। चलिए।
एक सवाल सवाल जी बिल्कुल बिल्कुल सवाल भी सभी देंगे। चलिए ये डील अच्छी हो गई। हेलो राहुल, ये डील अच्छी हो गई। क्यों नहीं आप बात करने दे रहे हैं मुझे? आप पूछना चाहती हैं? मैं पूछना चाहती हूँ। चलिए आपका भी राइट टू बी हर्ड है, आप पूछ लीजिए। मैं सिर्फ आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ। किनसे, अमित से? नहीं, आपसे। देखिए ये अभी बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपके जो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मुझसे बहुत सवाल पूछे। नहीं, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, जब मैं मंच पर थी, मुझसे बहुत सवाल पूछे। ठीक है पूछिए मैडम, पूछिए। मैं आपसे एक इल्तिजा करना चाहती हूँ। आप कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1984 के लिए माफी मांगी। पहले तो उनका माफी मांगना बनता ही नहीं था। मांगते तो सोनिया गांधी या राहुल गांधी मांगते माफी, तो हम मानते। सोनिया गांधी जी ने माफी मांगा है? नहीं मांगा है। माफी नहीं मांगा है। 1998 बहुत लोग 99 में उन्होंने कहा। नो, नॉट एट ऑल, आई हर्ड इट। नहीं मांगा। और आप माफी की परिभाषा मुझसे पूछ रहे हैं। अब ये परिभाषा मोदी जी पे बहुत लागू करते ना आप लोग, इसलिए आपसे मैं कुछ और पूछना चाहती हूँ। पूछिए। मैं कहना चाहती हूँ कि आप कहते हैं कि गुजरात के लोअर कोर्ट्स में से इंसाफ नहीं मिलता, दिल्ली के लोअर कोर्ट्स में से किसको इंसाफ मिला? और जिनको इंसाफ नहीं मिला उनके लिए कम से कम आप मुआवजा तो तय कर दें। वो जो औरतें हैं और जो उनके बच्चे हैं वो इतने बुरे हाल में रह रहे हैं। मैं इस पर साल से आप बिल्कुल सहमत हूँ। तो आप कुछ बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। करवाइए। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। जिनको मुआवजा, सही मुआवजा मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। जिनको इंसाफ मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिला है वो गलत है, हम पर एक कलंक है। तो आप करवा दीजिए ना। आप बस ये करवा दीजिए। दो दंगे के बीच में हम ये तू मैं मत करिए। नहीं, मैं 2 दंगे 84 गलत था, 2002 गलत था। तो आप इसमें कम से कम मुआवजा दिलवा दीजिए। सिर्फ गलत न था, एक नरसंहार था। चलिए ये सेशन जारी रहेगा। और अगर किसी के पास एक और सवाल है, जयराम जी से किसी का एक सवाल है तो एक आखिरी सवाल जयराम रमेश को, और उसके बाद अमित शाह साहब यहाँ पर हैं जो अमित शाह से सवाल पूछना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जयराम जी की वाकई में अमित शाह को आप सोलो ये खुद आंध्रा से आते हैं, उनकी सांसें अटकी पड़ी है वहाँ जो चल रहा है। आप इनको सोलो एक्ट क्यों दे रहे हैं? आप भाग रहे हैं इसलिए? नहीं, मैं भाग नहीं रहा हूँ। अच्छा, मैंने आपको पहले कहा है मुझे 8 बजे निकलना है दूसरे मीटिंग। एक सवाल आपके लिए और, तो आप इन पर भी गिलिटिन करिए ना 8 बजे। इनको 5 मिनट क्यों दे रहे हैं? उनको, अरे आपको क्यों परेशानी हो रही है? वो बैठे, अगर वो बैठे तो आपको क्या परेशानी हो रही है? आपको पक्षदार नहीं होना चाहिए। हम जयराम जी, आपके लोग भी बैठे हैं ऑडियंस में, वो पूछेंगे ना। आपके लोग भी बैठे हैं, न्यूट्रल लोग भी बैठे हैं। देखिए सब आपके कांग्रेसी हैं, हाथ खड़े करके तैयार खड़े हैं। चलिए एक सेकंड, जयराम रमेश जी से कौन सवाल पूछना चाहता है? अंजना सवाल पूछना चाहती है जयराम जी से। नहीं, अमित शाह तो हैं आप, जयराम जी से। अमित शाह तो बैठे, आप जयराम से पूछना चाहते हैं। चलिए एक सेकंड, माइक आ जाए, ऐसे आपको कौन सुनेगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ जयराम रमेश जी, मेरा नाम अनुज अग्रवाल। नाराज हैं आज शाम को किरण जी, आप बहुत नाराज हैं दिखते हैं। आपको बड़े बड़े सवाल पूछे गए थे आपके सेशन। अच्छा, आप बड़ी नजर रख रहे थे। जब आप आए मैंने पूछा, आपने कुछ देखा नहीं, आप कह रहे थे बड़े बिजी थे, दिन भर कुछ देखा नहीं। सब पे नजर थी आपकी। अच्छा चलिए, नमस्कार जयराम जी, मेरा नाम अनुज अग्रवाल है और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने अमित शाह जी पर आरोप लगाया कि अहमदाबाद के कोर्ट इन्होंने मैनेज कर लिए, तो क्या सिख दंगों पे सन 84 से लेकर 2014 तक पिछले 30 सालों में दिल्ली के कोर्ट आप लोगों ने मैनेज कर लिया है? मैंने जवाब दिया उनका। दिल्ली के कोर्ट 30 साल, ऐसा कौन सा तरीका है कि 30 साल में इंसाफ नहीं हो रहा? विलंब हुआ है उसका वकालत मैं नहीं कर सकता हूँ सर। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो बना सकते हैं, चाहता हूँ फास्ट ट्रैक कोर्ट तो बना सकते हैं सर। मुआवजा बनना चाहिए, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं करता। मैं कानून मंत्री नहीं हूँ। अरे सर, आप धरने में बैठ जाइए, केजरीवाल साहब की चिट्ठी तो लिख सकते हैं कानून मंत्री को। मैं पर्यावरण मंत्री था, अभी ग्रामीण विकास मंत्री हूँ। पर मैं बिल्कुल बुलंद आवाज से कहूंगा कि विलंब हुई है, इंसाफ नहीं मिला है। जिनको मुआवजा सही वक्त पर मिलना चाहिए, हो सकता है कई लोगों को नहीं मिला है। हकीकत तो ये है कि ना बीजेपी ने ना कांग्रेस ने एसआईटी बनाई। एसआईटी तो आके अरविंद केजरीवाल ने बनाई। नहीं रहा हूँ किरण जी, और आपका नाम मैं नहीं जानता। अनुज अग्रवाल मेरा नाम। मैं अग्रवाल जी, मैं भाग नहीं रहा। जयराम जी, एसआईटी तो अरविंद केजरीवाल ने आके बनाई, ना आपने बनाई ना बीजेपी ने बनाई। किसके बारे में एसआईटी उन्होंने? ये जो 1984 के दंगों को लेकर उन्होंने जो कहा है, हकीकत है ये। डिमांड मांगा तो सही, अब तक तो किसी ने मांगा भी नहीं था। आप तो बैठे हुए थे 15 साल से। उन्होंने तो मुकेश अंबानी पर भी एसआईटी लगाई है। हाँ, नहीं एसआईटी नहीं, वहां पे भी एफआईआर दर्ज। अच्छा, एफआईआर, उसके बाद में एसआईटी आई।